नमस्कार मित्रों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्यकालीन भारत के इतिहास की हमारी थ्योरी की कक्षाएं चल रही थी, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत का अध्ययन कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में हम गुलाम वंश को पढ़ चुके हैं, खिलजी वंश को पढ़ चुके हैं, तुगलक वंश को पढ़ चुके हैं। दो छोटे छोटे वंश बचे हैं, सैयद वंश और लोधी वंश। इसी वीडियो लेक्चर में ये दोनों वंश समाप्त हो जाएंगे और दिल्ली सल्तनत की पॉलिटिकल हिस्ट्री का हम अंत कर देंगे। इसके बाद हम प्रशासन को कोशिश करूंगा मैं एक ही वीडियो में कवर हो जाए, या फिर उसकी ज्यादा से ज्यादा 2 वीडियो जा सकती हैं, क्योंकि आपका एग्जाम का जो लेवल है उसमें प्रशासन से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो प्रशासन को हम वहां पर कवर करेंगे और साथ में जो छोटे मोटे और रह जाएंगे, चित्रकारी, स्थापत्य, राजस्व से संबंधित मामले, आर्थिक मामले, उन सभी को हम उन्हीं वीडियो लेक्चर्स में प्रशासन के साथ में ही देख लेंगे। इसके बाद हमारा विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य बचेगा और उसके उपरांत हम मुगल हिस्ट्री पर चले जाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर मैं प्रारंभ करता हूं, पर उससे पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो लेक्चर पसंद आ रही हैं, देख रहे हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी कर रहे हैं, तो प्लीज मेरा निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और फटाफट से शेष वाला अपने कुछ प्यारे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। चलिए मैं प्रारंभ करता हूं आज का सेशन। हमने देखा कि फिरोज शाह तुगलक के उपरांत कुछ छोटे मोटे तुगलक शासक आए, जिनका ना तो नाम ही इंपॉर्टेंट है ना उनका काम ही इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा कभी एक प्रश्न बन सकता है तो उनका क्रम लगाने को आ सकता है, इस वजह से आप उन्हें थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। उसके बाद अंतिम जो तुगलक शासक था, हमने देखा कि उसके काल में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था और तैमूर लंग के आक्रमण ने तुगलक वंश को अत्यधिक क्षति पहुंचाई, विनाश के कगार पर पहुंचा दिया। और एक समय 1414 ईस्वी ऐसा आया जब तुगलक वंश पूरी तरीके से समाप्त हो गया। यानी तुगलक वंश को समाप्त करने में तैमूर लंग का हाथ है। तो जरा हमें जो है थोड़ा सा तैमूर लंग को देखना पड़ेगा। तैमूर लंग से 2-3 प्रश्न बनते हैं इंडियन हिस्ट्री में। एक तो यह कि तैमूर लंग का जन्म कहां हुआ था, तो तैमूर लंग का जन्म मध्य एशिया के ट्रांसऑक्सियाना के कैच नामक स्थान पर हुआ था। देखिए ये जो ट्रांसऑक्सियाना है इंडियन हिस्ट्री में, विशेषतः जब आप मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो इसका नाम कई बार आता है। जैसे बाबर की हम बारे में जब बात करेंगे तब हम देखेंगे बाबर मध्य एशिया के ट्रांसऑक्सियाना के फरगना प्रांत में जन्मा था। फरगना का वो शासक था, तो वो ट्रांसऑक्सियाना का ही फरगना था। और ये जो कैच नामक स्थान है ये ट्रांसऑक्सियाना का ही है। तो मध्य एशिया के ट्रांसऑक्सियाना के कैच नामक स्थान पर तैमूर लंग का जन्म हुआ। तैमूर लंग की जो राजधानी थी वो क्या थी दोस्तों? वो थी समरकंद। मुगल काल में बाबर के समय में ये समरकंद थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये तैमूर लंग की राजधानी थी समरकंद। तैमूर लंग को भाग्यशाली भविष्य का स्वामी कहा जाता है। देखिए 2 आक्रमण का आक्रांता हमें पढ़ने पड़ते हैं जब हम भारत के इतिहास को पढ़ते हैं। एक तो हम देखते हैं तैमूर लंग और एक देखते हैं हम चंगेज खां। आगे जब हम बाबर को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें तैमूर लंग का भी रक्त था और चंगेज खां का भी रक्त था। पिता की ओर से वो तैमूर लंग का वंशज था और माता की ओर से चंगेज खां का वंशज। तो इन चंगेज खां अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। कोई व्यक्ति स्वयं को ही ईश्वर का अभिशाप कहे तो कितनी बड़ी बात होगी। तो ये प्रश्न बनता है कि ईश्वर का अभिशाप किसे कहा जाता है, तो चंगेज खां को। और भाग्यशाली भविष्य का स्वामी किसे कहा जाता है, तो तैमूर लंग को। तैमूर लंग भारत केवल लूट खसोट के इरादे से आया था, कोई सत्ता स्थापित करने नहीं आया था। भारत में बहुत से आक्रमणकारी केवल पैसा लूटने आते हैं, जैसे कि महमूद गजनबी, तैमूर लंग, इनका मतलब अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह। ऐसे हम कई आक्रमणकारी पढ़ेंगे जो भारत केवल और केवल अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, पैसा लूटने के लिए आते हैं। तो तैमूर लंग भी उन्हीं में से एक था। तो तैमूर लंग ने जब यहां पैसा वैसा लूट लिया और यहां से वापस जा रहा था, तो जो उसने अपने जीते हुए क्षेत्र थे उसका प्रतिनिधि किसे नियुक्त कर दिया, तो एक खिज्र खां नाम के व्यक्ति को नियुक्त कर दिया। और इसी खिज्र खां ने दिल्ली में दिल्ली सल्तनत के चौथे वंश सैयद वंश की स्थापना करी।
यानी ये खिज्र खां जो है सैयद वंश का संस्थापक है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चर्चा करेंगे खिज्र खां को लेकर के। तो ये भूमिका को पढ़ने के लिए खिज्र खां की आपको तैमूर लंग को पढ़ना आवश्यक था। तैमूर लंग ने जो है खिज्र खां को यहाँ का प्रतिनिधि नियुक्त करा और 1414 में जो है ये यहाँ का शासक बन बैठा। अच्छा, ये जितने भी वंश थे ना, गुलाम वंश ये सुन्नी मुसलमान थे, खिलजी वंश ये भी सुन्नी मुसलमान थे, तुगलक वंश ये भी सुन्नी मुसलमान थे, और जो सैयदों के बाद जो लोदी वंश आएगा वो भी सुन्नी हैं। यानी सैयद वंश एकमात्र शिया वंश है। तो अगर आपसे पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शिया वंश कौन सा होगा, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे सैयद वंश। सैयद वंश की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? देखिए, जिस भी काल की जानकारी जिस पुस्तक से मिलती है वो पुस्तक मैंने आपको साथ साथ बताई हैं। तो उन पुस्तकों के राइटर को आपको याद करना है, केवल सुनना नहीं है। लिस्ट बना लीजिएगा। वैसे मैं पूरा एक चैप्टर कराऊंगा पुस्तकों को लेकर के। जब मुगल काल खत्म हो जाएगा तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास के स्रोत और मुगल काल के इतिहास के स्रोत 2 वीडियो में प्रॉपर बनाऊंगा, पर आप इन्हें नोट साथ साथ करते चलिए। इस वंश की जानकारी जो है याह्या बिन अहमद सर हिंदी की पुस्तक तारीखे मुबारक शाही से प्राप्त होती है। खिज्र खां का पुत्र है मुबारक शाह, जो आगे चल करके सुल्तान बनेगा दिल्ली का, और उसी के काल में याह्या बिन अहमद सर हिंदी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है तारीखे मुबारक शाही। तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां। तो 3 प्रश्न बनते हैं। एक तो याह्या बिन अहमद सर हिंदी की पुस्तक का नाम क्या है? तो तारीख मुबारक शाही। सैयद वंश का संस्थापक कौन है? खिज्र खां। और दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शिया वंश कौन सा है? तो वो भी है सैयद वंश। अब खिज्र खां के बारे में देखें तो हमने देखा कि ये तैमूर के प्रतिनिधि के तौर पर भारत पर शासन कर रहा है। तो जब ये तैमूर के प्रतिनिधि के तौर पर भारत पर शासन कर रहा है तो ये सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करेगा। अच्छा, एक और जगह आपने कहीं पढ़ा होगा कि इसने दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी, वहां हमने देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक चूंकि जब सत्ता पर बैठा, दिल्ली की लाहौर में राजधानी बनाई थी, तो दिल्ली तो नहीं बोलेंगे, जब उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना करी और जब वो लाहौर की गद्दी पर बैठा, उस समय वो गुलाम था। जिस वजह से उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी थी, सिपह सालार और मलिक की उपाधि को उसने ग्रहण किया था। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि निम्न में से किस शासक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी, और ऑप्शन में केवल कुतुबुद्दीन ऐबक हो तो कोई समस्या नहीं है, ऑप्शन में केवल खिज्र खां हो तब भी कोई समस्या नहीं है, पर मैं ऐसे एक प्रश्न की कल्पना करूं जहां पर दोनों ही ऑप्शन में हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे आप? ध्यान रखना, प्रश्न विवादित नहीं है, चैलेंज भी करोगे तब भी डिलीट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में उत्तर हो जाएगा खिज्र खां। जी हां, उत्तर होगा खिज्र खां, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, क्योंकि खिज्र खां ने निर्विवाद रूप से सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी है, इस बात में कोई विवाद नहीं है। जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि 1208 में जब वह गुलामी के बंधनों से मुक्त हो गया, तो वो जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी ना सुल्तान की उपाधि धारण करने की, वो समाप्त हो गई और उसने स्वयं को सुल्तान कहा, सुल्तान की उपाधि को धारण भी किया। ऐसे बहुत से इतिहासकार मानते हैं। तो सीधी सी बात है कि इसी विवाद का फायदा उठाने का प्रयास कर रहा है एग्जामिनर। आपको देखो, जब भी 2 ऑप्शन मिलते हैं ना, तो हमेशा माइंड में रखना है कि दोनों आ जाएं तो आप करेंगे क्या। तो आपको ये दोनों ऑप्शन में मिल जाए तो आपको जाना किसके साथ है? खिज्र खां के साथ। अक्सर मैं ऐसे विवादित प्रश्नों पर चर्चा जरूर करता हूं और बताने का प्रयास करता हूं कि दोनों मिल जाए तो आपको करना क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी, तो कौन सी उपाधि धारण करी? जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक और सिपह सालार कहा स्वयं को, इसने स्वयं को क्या कहा? तो इसने कहा रैयते आला। देखिए, हजरते आला, रैयते आला, ऐसी उपाधियों पर प्रश्न बनते हैं। तो रैयते आला किसकी उपाधि है? ये प्रश्न पूछा गया है तो खिज्र खां की। अक्सर लोग सैयद वंश को पढ़ते नहीं है और सैयद वंश से प्रश्न बनते हैं। देखिए कितने प्रश्न बना दिए। याह्या बिन अहमद सर हिंदी की पुस्तक का नाम, सैयद वंश का संस्थापक
एकमात्र शिया शासक। ऐसा कौन सा सुल्तान है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी? रैयत आला किसकी उपाधि है? अब जब इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी तो सीधी सी बात है, ये अपने नाम के सिक्के भी नहीं चलाएगा, अपने नाम का खुतबा भी नहीं पढ़वाएगा। खुतबा अब आपको समझ में आ चुका होगा, कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। तो अपने नाम के इसने सिक्के नहीं चलाए, सिक्कों में तैमूर और उसके पुत्र शाहरुख का नाम लिखा। देखिए शाहरुख नाम याद रखिएगा, आगे चल करके बाबर शाहरुख नाम का सिक्का चलाएगा और वो शाहरुख नाम का जो सिक्का है वो इसी तैमूर के पुत्र के नाम पर चलाएगा। तो ये जो शाहरुख नाम है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडियन हिस्ट्री में। तो तैमूर और उसके पुत्र शाहरुख का नाम अंकित करवाया है सिक्कों पर और खुतबे में उसने शाहरुख का नाम पढ़वाया है अपने नाम के स्थान पर। देखिए खुतबे से प्रश्न बनते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का ऐसा सुल्तान जिसने खुतबे में अपना नाम नहीं पढ़वाया, तो खिज्र खां ने भी नहीं पढ़वाया है, बाकी सभी ने अपना नाम खुतबे में पढ़वाया है। फिरोज शाह तुगलक एकमात्र ऐसा सुल्तान है जिसने अपने पूर्व के शासकों के नाम भी खुतबे में पढ़वाए पर कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं पढ़वाया। ये सभी हम चर्चा कर चुके हैं फिरोज शाह तुगलक के समय में, याद रखिएगा। दिल्ली के समीप खिजराबाद नाम का नगर बसाया है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के समय हमने एक चर्चा करी थी, कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए दोबारा दोहरा रहा हूं। अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और राणा रतन सिंह को पराजित कर दिया था, पद्मिनी ने जौहर कर लिया था, तब अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ पर कब्जा हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र का नाम भी खिज्र खां था और अलाउद्दीन खिलजी ने खिज्र खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया था और चित्तौड़ का नाम बदल करके खिजराबाद कर दिया था। वो खिजराबाद कहां था? राजस्थान में। हालांकि बाद में जब हम्मीरदेव सिसोदिया कब्जा करेगा तो पुनः उसका नाम चित्तौड़ कर देगा, लेकिन दिल्ली के समीप खिजराबाद नाम का जो नगर बसाया है वो किसने बसाया है? खिज्र खां ने। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, अलग अलग बातें हैं। अगर वहां पर लिखा आ जाए कि जो है दिल्ली के समीप खिजराबाद नाम का नगर अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां की याद में बसाया तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि खिजराबाद किसने बसाया है? खिज्र खां ने, जो सैयद वंश का संस्थापक है। दो अलग अलग खिज्र खां हैं ये। इसने भी सैनिकों के पद को वंशानुगत रखा, यानी फिरोज शाह तुगलक की ही वाली ही गलती कर रहा है। ये भी सैनिकों के पद को वंशानुगत रख रहा है और ये बहुत बड़ी गलती है। डिफेंस हमेशा योग्यता के आधार पर खड़ा करना चाहिए, ना कि वंशानुगत पदों के आधार पर। वेतन के स्थान पर यह सैनिकों को जागीर प्रदान कर रहा है, यानी फिरोज शाह तुगलक की तरह ही शासन चला रहा है। और सैनिकों को प्रदान की जाने वाली जागीर वजह या त्युल कहलाती थी। देखिए शब्दावली याद रखिएगा। फवाजिल इक्तेदारों द्वारा अतिरिक्त केंद्रीय खजाने में जमा कराई गई अतिरिक्त राशि फवाजिल कहलाती है, चर्चा कर चुका हूं मैं। मसाहत भूमि का माप कराया जाता था, उसे मसाहत कहते थे। मुख्तब सैनिकों का अपॉइंटमेंट लेटर होता था एक प्रकार का। इतलाक प्रथा, इतलाक जो है एक दस्तावेज होता था जो फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था। और क्या होता था इतलाक? उस पर सैनिकों का वेतन लिखा होता था। वजह या त्युल क्या होती थी? तो ये जागीर होती थी जो सैनिकों को वेतन के स्थान पर प्रदान की जाती थी। तो ये टर्मिनोलॉजी से प्रश्न बनते हैं, इन्हें आप ध्यान रखेंगे। तो खिज्र खां के बाद खिज्र खां का पुत्र मुबारक शाह शासक बना और यह सैयद वंश का सबसे योग्य शासक था। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? मुबारक शाह। इसी के समय में याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख मुबारक शाही की रचना करी है। सैयद वंश का पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण करी। देखिए खिज्र खां तो प्रतिनिधि के तौर पर शासन कर रहा है, मुबारक शाह ने कहा कोई प्रतिनिधि नहीं, ना तो यहाँ तैमूर है ना यहाँ शाहरुख है, यहाँ जो हूं मैं हूं। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का पहला शासक कौन है? मुबारक शाह। मुबारक शाह ने कश्मीर के जैनुल आबिदीन एक कश्मीर का राजा है जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। हालांकि अकबर से पहले के काल का है, देखिए सैयद वंश के समय का है। तो कश्मीर के जैनुल आबिदीन के साथ मिलकर के खोखर जाति का दमन किया और खोखर जाति का नेतृत्व कौन कर रहा था? दशरथ।
तो पूछ लेता है जैनुल आबदीन के साथ मिलकर के किस दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने खोखर जाति का दमन किया था? तो मुबारक शाह ने। साथ ही ग्वालियर और मालवा पर अधिकार कर लिया है, ये इंपॉर्टेंट है, जौनपुर के इब्राहिम शाह शर्की, जौनपुर की स्थापना कर दी है मलिक सरवर ने, पढ़ चुके हैं हम। तो जौनपुर में शर्की वंश चल रहा है और शर्की वंश का शासक है इब्राहिम शाह शर्की, उसे मुबारक शाह ने पराजित किया है। ध्यान रखना, पराजित करा है, दिल्ली सल्तनत में शर्की वंश को, जौनपुर की रियासत को मिलाया नहीं है, सिर्फ पराजित हुआ है, पूरी तरह पराजित नहीं हुआ है। तो पूरी तरह कौन पराजित हुआ है, किसने जौनपुर की रियासत को दिल्ली सल्तनत में मिलाया है, ये अभी हमें पढ़ना है। तो जौनपुर के शासक इब्राहिम शाह शर्की को पराजित किया। पूछ लेते हैं इस तरीके से कि मुबारक शाह ने किस शासक को पराजित किया था जौनपुर के? हुसैन शाह शर्की, इब्राहिम शाह शर्की, मलिक सरवर या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इब्राहिम शाह शर्की को। मुबारक शाह ने दिल्ली में मुबारकाबाद नामक नगर बसाया है। देखिए कई नगरों की स्थापना हो गई है अब तक। हमने पढ़ा किलाए राय पिथौरा, फिर हमने उसके उपरांत सीरी को पढ़ा, सीरी के बाद हमने तुगलकाबाद पढ़ा, फिर जहांपना नगर पढ़ा और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने कई बसाए थे। जौनपुर था, उसमें फिरोजाबाद था, फिरोजपुर था, हिसार था। उसके उपरांत हमने अभी खिजराबाद को देखा और मुबारकाबाद को भी देखा और ठीक है। तो ये कई सारे नगर हैं, तो ध्यान रखिएगा किस नगर की स्थापना कौन कर रहा है। तो मुबारक शाह ने दिल्ली में मुबारकाबाद नामक नगर बसाया है। चलिए आगे देखते हैं। सैयद वंश का जो तीसरा शासक है दोस्तों वो है मोहम्मद शाह। मुबारक शाह के बाद जो शासक बना है वो बना है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के समय में सैयद वंश की स्थिति थोड़ी नाजुक हो गई है। क्यों नाजुक हो गई है दोस्तों? कि मोहम्मद शाह का एक वजीर है जिसका नाम है खाने जहां सरवर उल मुल्क, और ये प्रशासन को चलाता था मोहम्मद शाह की ओर से। लेकिन इस खाने जहां सरवर और मुल्क की हत्या मोहम्मद शाह के सेनापति कमाल खां ने कर दी। इसका मतलब गृह युद्ध छिड़ रहा है। कमाल खां सत्ता का परिवर्तन करना चाहता है और इसके तहत उसने वजीर की हत्या कर दी है, और उसका अगला लक्ष्य कौन है? सुल्तान मोहम्मद शाह। तब मोहम्मद शाह ने जब कमाल खां से कर लीजिए से कमाल खां से जब प्राणों का संकट देखा मोहम्मद शाह ने, तो उसका एक मित्र था बहलोल लोदी। उसने अपने मित्र बहलोल लोदी से सहायता मांगी और कहा कि भैया अभी तक तो मेरी सत्ता खाने जहां सरवरुल मुल्क संभाल रहा था उसकी तो हत्या हो गई है। अब ऐसा करो, सत्ता के सभी प्रशासनिक निर्णय लेने का अधिकार मैं तुम्हें देता हूं, मेरी ओर से तुम सत्ता संभालो, मैं नाम मात्र का राजा रहूंगा और इस कमाल खां से मेरी रक्षा करो। बहलोल लोदी ने इस कमाल खां को पराजित कर दिया है और मोहम्मद शाह के समय में सत्ता को कौन भोग रहा है? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के बाद इसका पुत्र अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बना। संरक्षक बहलोल लोदी है, सत्ता बहलोल लोदी भोग रहा है। अलाउद्दीन मसूद शाह 1451 आते आते समझ गया है कि भाई साहब या तो सत्ता खुद समा छोड़ दो, नहीं तो ये किसी दिन बहलोल लोदी हमारी हत्या कर देगा। तो 1551 नहीं होगा दोस्तों, ये होगा 1451। इसको थोड़ा सही कीजिए, 1451 में मोहम्मद शाह के बाद जब अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बना तो वो 1451 में सत्ता बहलोल लोदी को सौंप करके चला गया बदायूं। ये इंपॉर्टेंट है। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन मसूद शाह सत्ता बहलोल लोदी को सौंप करके कहाँ चला गया? यूपी जीके में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बदायूं चला गया। तो देखिए बदायूं बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? बदायूं का। एतगीन कहाँ का सूबेदार था? बदायूं का। अलाउद्दीन मसूद शाह कहाँ चला गया? बदायूं चला गया। तो बदायूं थोड़ा मध्यकालीन भारत के समय में थोड़ा समृद्ध नगर था। तो इस प्रकार सैयद वंश भी समाप्त हो गया है दोस्तों। अब बहलोल लोदी का समय आया है, यानी कि लोदी वंश का समय आया है। तो लोदी वंश से सबसे पहला तो प्रश्न यही बनता है कि लोदी वंश जो है दिल्ली का एकमात्र अफगान वंश है। देखिए
गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, ये सभी तुर्क थे। हालांकि सैयद वंश शिया थे पर थे तो तुर्क। वहीं लोदी वंश भले ही सुन्नी हों पर अफगान थे। तो ये दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश और एकमात्र अफगान वंश है। अफगानों ने दिल्ली में 2 बार सत्ता स्थापित करी है। एक बार दिल्ली सल्तनत के समय में बहलोल लोदी के नेतृत्व में और दूसरा हुमायूं को पराजित कर जब शेर शाह सूरी गद्दी पर बैठेगा तो शेर शाह सूरी भी एक अफगान था। देखिए, खिलजी अफगानिस्तान से आए थे पर वे अफगान नहीं थे, वे तुर्क थे। अफगान कौन था? लोदी। तो लोदी वंश एकमात्र अफगान वंश है और इस वंश का संस्थापक है बहलोल लोदी, जिसने 1451 से लेकर के 1489 यानी 1489 तक रूल किया है। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? तो वो इसी बहलोल लोदी का रहा है। दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल किस वंश का रहा है? तुगलक वंश का। सबसे छोटा कार्यकाल किस वंश का रहा है? खिलजी वंश का। और सभी सुल्तानों में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? तो बहलोल लोदी का। देखिए, ये पूछा जाता है कि कौन सा सुल्तान अपने साथ काम करने वाले साथियों के साथ समानता का व्यवहार करता था, तो वो बहलोल लोदी करता था। समानता का व्यवहार करता था मतलब कोई सुल्तान नहीं और कोई जो है सेवक नहीं, सब बराबर हैं। तो स्थिति जरा सोचिए कैसी थी। इसका कोई सेनापति है, बहलोल लोदी बाहर से आया निरीक्षण करते हुए कहीं से, और इसका सेनापति पूछ रहा है, ओए बहलोले कहां से आ रहा है? और बहलोल लोदी कह रहा है, कुछ नहीं यार, जरा बाहर गया था निरीक्षण करने। हाँ हाँ बहलोले, कर लिया कर, कभी कभी जरूरी है। यानी सुल्तान की जो प्रतिष्ठा है वो तो धूमिल हो रही है। भले ही वो अपने साथियों के साथ समानता का व्यवहार कर रहा है, भले ही उसके साथियों का समर्थन मिल रहा है बहलोल लोदी को, पर सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। इसी प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए बलबन ने कितना कठोर शासन चलाया था, और इस सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को समाप्त कर रहा है कौन? बहलोल लोदी। चलिए आगे देखते हैं। जौनपुर के शासक हुसैन शाह शर्की को पराजित कर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया है। तो किसने मिलाया है? बहलोल लोदी ने। इब्राहिम शाह शर्की को पराजित किया था मुबारक शाह ने, लेकिन मिला नहीं पाया था जौनपुर को दिल्ली में। जौनपुर को वापस दिल्ली में किसने मिलाया है? हुसैन शाह शर्की ने। तो जरा बताइएगा, जौनपुर में मलिक सरवर ने जो सत्ता स्थापित की थी, स्वतंत्र सत्ता, यानी दिल्ली से जब अलग किया था, तो कौन था दिल्ली का शासक? पढ़ाया था ना मैंने, बताइएगा जरा। बहलोली नामक एक चांदी का सिक्का चलाया। तो बहलोल लोदी के द्वारा एक चांदी का सिक्का चलाया गया है, और कौन सा है वो चांदी का सिक्का? वो है दोस्तों बहलोली सिक्का। कितने सिक्के पढ़ चुके हैं आप? टंका और जीतल किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। इससे पहले एक देहरम नाम का सिक्का मोहम्मद बिन कासिम ने अपने जीते हुए क्षेत्रों में चलाया था। फिर टंका और जीतल, टंका चांदी का, जीतल तांबे का। इसके उपरांत मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हमने चांदी का सिक्का अदली देखा, और फिरोज शाह तुगलक के काल में हमने 3 सिक्के देखे, अद्दा, बिख और शंसगनी। इसके उपरांत बहलोल लोदी ने बहलोली नामक चांदी का सिक्का चलाया है। ये सभी सिक्के याद कर लीजिएगा। चलिए, बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी बैठा है सत्ता पर, और कब से कब तक रहा है? तो 1489 से 1517 तक, यानी 1517 तक। सिकंदर लोदी से 4-5 प्रश्न बनते हैं। एक तो इसका मूल नाम पूछा जाता है। इसका मूल नाम क्या था? निजाम खां। गुलरुखी के उपनाम से कविताएं किया करता था। इसने फहरंगे सिकंदरी, लज्जते सिकंदरी नामक पुस्तकें लिखी हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत के 2 ही सुल्तान हुए हैं जिन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। एक है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, क्या नाम बताया था मैंने? फुतुहात-ए फिरोज शाही। और सिकंदर लोदी ने 2 पुस्तकें लिखी हैं, फहरंगे सिकंदरी, लज्जते सिकंदरी। और किस नाम से लिखी हैं? गुलरुखी के नाम से। इसने सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। बहलोल लोदी के समय सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा गिर गई थी। इसने बंद करवाया कि कोई सुल्तान से बदतमीजी नहीं होगी।
तो इसने सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया है। 1504 में इसने आगरा शहर की स्थापना करी है और आगरा को नई राजधानी बनाया है साम्राज्य की, यानी दिल्ली जो कि पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी, तोमर शासकों की राजधानी थी, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान की राजधानी बनी, इल्तुतमिश ने उसे राजधानी बनाया और दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के बाद लगातार राजधानी बनी रही। 1504 में उस राजधानी को दिल्ली से उठा करके कहां ले गया है? आगरा। कौन? सिकंदर लोदी। अब जो है आगरा ही राजधानी रहेगी, पुनः दिल्ली लेकर के आएगा शाहजहां, लेकिन तब तक राजधानी आगरा ही रहेगी। बीच में कुछ समय फतेहपुर सीकरी चली गई, कुछ समय लाहौर भी गई थी, लेकिन ज्यादातर जो है आगरा ही रही थी और मुख्य राजधानी आगरा ही बनी रही। तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना करी है 1504 में। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि किसने अन्न पर से कर समाप्त कर दिया? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो अन्न पर से कर समाप्त करने वाला शासक कौन है? सिकंदर लोदी। देखिए कर के विषय में प्रश्न पूछते हैं। घरी कर और चरी कर लगाने वाला शासक कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। हरबे शर्ब या सिंचाई पर कर लगाने वाला शासक कौन है? तो वो कौन हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। अन्न पर से कर समाप्त कर देने वाला शासक कौन है? तो सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी भी फिरोज शाह तुगलक की तरह एक धर्मांध शासक था। हालांकि फिरोज शाह तुगलक कुछ ज्यादा ही धर्मांध था, पर यह भी अच्छा खासा धर्मांध शासक है। इसने ताजिया निकाले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि ताजिया निकालते हैं शिया मुसलमान और ये भाई साहब कट्टर सुन्नी हैं। तो इन्होंने कहा कोई ताजिया नहीं निकलेगा मेरे साम्राज्य में। और इसने महिलाओं के मजार पर जाने को भी प्रतिबंधित कर दिया है। फिरोज शाह तुगलक ने भी मजार पर महिलाओं के जाने को प्रतिबंधित किया था। फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के बाद कई शासक आए तो दोबारा महिलाएं मजार पर जाने लग गईं, लेकिन सिकंदर लोदी ने एक बार पुनः महिलाओं के मजार पर जाने को प्रतिबंधित कर दिया। देखिए भूमि का माप कराने हेतु गजे सिकंदरी, ये पैमाना है, तो गजे सिकंदरी नामक व्यवस्था लागू करी। तो ऐसे आ जाएगा निम्न में से कौन सी पुस्तक नहीं है? तो लज्जत सिकंदरी, फैरंगे सिकंदरी, गजे सिकंदरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा गजे सिकंदरी भूमि मापन की एक व्यवस्था है, जबकि फैरंगे सिकंदरी और लज्जत सिकंदरी सिकंदर लोदी द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। सिकंदर लोदी के काल में ध्यान रखिएगा मौठ की मस्जिद सिकंदर लोदी ने नहीं बनवाई है, बल्कि सिकंदर लोदी के काल में उसके वजीर मियां भुआ ने बनवाई है। तो कई बार प्रश्न आता है मौठ की मस्जिद कहां स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। किसके काल में उसका निर्माण हुआ? तो सिकंदर लोदी के काल में हुआ। किसने बनवाई है? तो सिकंदर लोदी के वजीर मियां भुआ ने। चलिए इसके बाद इब्राहिम लोदी की बात करें तो इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ हमने दिल्ली सल्तनत को प्रारंभ किया था। लगभग 6-7 वीडियो हमने दिल्ली सल्तनत के पॉलिटिकल हिस्ट्री पर देखे और आज हम इब्राहिम लोदी को मार करके इस दिल्ली सल्तनत का अंत करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के विषय में पूछा जाता है कि सन 1517 में खातौली का एक युद्ध हुआ था और इस खातौली के युद्ध में वह मेवाड़ शासक राणा सांगा से पराजित हुआ था। तो खातौली का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। इब्राहिम लोदी की कोई खास विजय है नहीं। एकमात्र विजय जो इसकी पड़ी जाती है वो ये कि इसने ग्वालियर को जीता था और ग्वालियर के शासक विक्रमजीत सिंह को पराजित किया था। ये विक्रमजीत सिंह चूंकि पराजित हो गए थे तो पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी की तरफ से युद्ध में लड़े भी थे। तो ग्वालियर इसने जीता था। फिर पानीपत का पहला युद्ध हुआ बाबर के विरुद्ध सन 1526 में। आगे पढ़ेंगे बाबर के समय में से। और 1526 में इस युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया और दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध करते हुए मारा गया रणभूमि में। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का नाश हुआ और भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हुई। तो दोस्तों आज आधे घंटे में ही हमने सैयद वंश और लोदी वंश को पढ़ लिया है। हालांकि छोटे छोटे वंश थे पर 15 से 20 प्रश्न थे इसमें। एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। वन लाइनर में पूछ लेगा, ट्रू फॉल्स में पूछ लेगा, स्टेटमेंट में देकर के पूछ लेगा, कथन कारण में देकर के पूछ लेगा।
कैसे भी पूछेंगे पर पूछे जाएंगे यही 15-20 क्वेश्चन। पूरी दिल्ली सल्तनत मैंने आपको समाप्त करा दी है। अब दोस्तों आप जो है ल्यूसेंट लगा लीजिएगा, क्राउन लगा लीजिएगा, घटना चक्र लगा लीजिएगा, दृष्टि आईएएस की बुक लगा लीजिएगा, श्रीराम आईएएस की बुक लगा लीजिएगा, प्रीवियस ईयर के पीसीएस के क्वेश्चन लगा लीजिएगा। 98% जो प्रश्न हैं वो आपको यहीं से मिलेंगे, इन्हीं क्लासेस से मिलेंगे। ये क्लासेस कोई मेरी बनाई हुई नहीं है, क्लासेस से मिलेंगे। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं अलग अलग सोर्सेस से बटोर करके मैं आपके सामने लेकर के आया हूं दोस्तों। तो इन क्लासेस का आप अच्छे से अध्ययन कीजिए, इनका रिवीजन कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि 2 से 3 प्रश्न आपको आरओ के एग्जाम में यहां से देखने को मिल जाएंगे। इन 6-7 क्लासेस से कम एक तो मिल ही जाएगा। देखिए एक एक प्रश्न की मारामारी है, इतिहास बहुत बड़ा है, तो मैं कम से कम कह रहा हूं, खाली भी जा सकता है ना। तो यूं थोड़ी कि सर आपने पढ़ाया था एक भी प्रश्न नहीं आया, पढ़ना तो पड़ेगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, 4-5 प्रश्न आ गए, फिर एक ही प्रश्न से, एक ही टॉपिक से कई बार बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। लेखपाल का पेपर देख लीजिए, योजनाओं से ही पूछ मारे 25 के 25 प्रश्न। जिसने वो पेपर दिया है वो जानते हैं कि किसी भी एक टॉपिक को पकड़ के कई बार सारे प्रश्न वहीं से पूछ लिए जाते हैं, और कई बार इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे कई प्रश्न पूछे जा रहे होते हैं उससे कोई प्रश्न नहीं आता। तो ये तो एग्जाम है, आपको अपने पास सारे हथियार रखने हैं, जैसा शत्रु सामने आएगा ठोक के मारेंगे। तो चलिए फिर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।